हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाउंडेशन शुभजीत एकेडमी। आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास 9 का पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये डिपेंड करेगा केमिस्ट्री 9, 10 या फर्दर साइंस डिपेंड करेगा सिर्फ इस चैप्टर के ऊपर। ये एक बेस है और बेस बोले तो फाउंडेशन भी है। चलो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने के पहले कोई थ्योरी ना पढ़ेंगे ना कोई फॉर्मूला, डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टोरी। क्या हुआ था बहुत दिन पहले 1830 में कौन आया था? माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था। माइकल फैराडे एक्चुअली वो जो हेम्फ्री डेवी था, हेम्फ्री डेवी का एक स्टूडेंट था। तो माइकल फैराडे ने क्या बोला था? माइकल फैराडे के पहले हेम्फ्री डेवी जिसने बैटरी का इन्वेंट किया था, हेम्फ्री डेवी का मेन पर्पस था ये है मान लो एक कंडक्टर, ठीक है। अब ये कंडक्टर के साथ हम लोग अगर कोई बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ये है क्या? एक बैटरी, और इसके पास क्या है? रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा कब? इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा जब हम लोग बैटरी के साथ क्या कनेक्ट करें? एक वायर कनेक्ट करें। तो इसमें ये बैटरी था। इसका मतलब फुल सर्किट में क्या था? फुल सर्किट में हर एक कंपोनेंट सॉलिड था। पहली बार माइकल फैराडे ने बोला नहीं करंट फ्लो लिक्विड में भी हो सकता है। इसमें करंट फ्लो कहाँ हो रहा था? इसमें करंट फ्लो एक वायर में हो रहा। कोई भी सिस्टम ले लो, मान लो ये वायर है, नीचे बैटरी है। अभी ये इसमें करंट क्यों फ्लो होगा? क्योंकि इसके साथ कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। अब माइकल फैराडे ने एक्स्ट्रा क्या किया? माइकल फैराडे ने बोला कि लिक्विड के अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है। लिक्विड के अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये प्लस हो जाएगा। ये जो लिक्विड है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, लाइक CuSO4 केमिस्ट्री में आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइट, CuSO4, ये कॉपर होता है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आज का लेक्चर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है। पहली बार कोई एक साइंटिस्ट ने लिक्विड के अंदर करंट फ्लो कराया था। लिक्विड के अंदर पहले क्या होता था? सॉलिड के अंदर करंट फ्लो होगा। अब क्या है? अब उसके बाद क्या आया? विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स कब आया था? 1879 में। लगभग 49 ईयर, आफ्टर 49 ईयर विलियम क्रूक्स ऑब्जर्व current passes through also gas tube। माइकल फैराडे ने बोला करंट पास थ्रू लिक्विड, और प्रूव भी किया था। ये प्रूव हम लोग अभी करते हैं। अभी कोई भी इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर उसमें भी लिक्विड में करंट फ्लो होता है। अब ये भाई साहब विलियम क्रूक्स क्या बोला था? करंट पासेस थ्रू गैस ट्यूब। ये बोला गैस के अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है। कैसे? ये मान लो एक बैटरी है, ये क्या है? एक बैटरी, ये प्लस, ये माइनस, और इधर एक स्विच है। तो स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। और इस ट्यूब में क्या है? इस ट्यूब में सिर्फ गैस पार्टिकल है, ठीक है, गैस पार्टिकल है। बाद में इससे आया था क्या? कैथोड रे ट्यूब। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है वैक्यूम कैथोड रे ट्यूब। तो इसका मेन जो डायग्राम है ये डायग्राम, इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्लस माइनस के साथ एक ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं। और इस ट्यूब में क्या होता है? इस ट्यूब में गैस पार्टिकल होता है। मान लो कोई हाइड्रोजन गैस पार्टिकल है और उस गैस पार्टिकल का प्रेशर बहुत कम होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको ट्राई करते हैं जितना हो सके वैक्यूम करो, तो ये पार्टिकल बहुत डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद क्या किया था? उसके बाद प्लस माइनस बैटरी से कनेक्ट किया। अब देखो क्या लिखा है? करंट कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल रे ऑफ पार्टिकल, सम ऑफ इट पासेस थ्रू इंस्टेड। उसके बाद ये जो विलियम क्रूक्स था ये क्या ऑब्जर्व किया था? विलियम क्रूक्स ने देखा कि प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल के बीच में ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। विलियम क्रूक्स ने देखा माइनस से प्लस, कैथोड से एनोड। प्लस क्या होता है? एनोड, और माइनस क्या होता है? कैथोड। तो कैथोड से एनोड में कुछ रे आ रहा था। क्या आ रहा था? इनविजिबल रे आ रहा था और पार्टिकल, सम ऑफ इट पासेस थ्रू इंस्टेड
द रे इमिटेड आउट ऑफ द कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड। इसका मतलब कैथोड से रे आया एनोड की तरफ। अब उसके बाद विलियम क्रूक्स ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद छोड़ दिया था। विलियम क्रूक्स का काम क्या था? विलियम क्रूक्स का काम था प्रूव करना कि गैस में भी करंट फ्लो हो सकता है। अगर एक सर्किट ओपन होगा तो करंट क्या फ्लो हो सकता है? सर्किट ओपन है, करंट नहीं फ्लो हो सकता है। बट हम लोग इसमें अगर गैस ट्यूब यूज कर देंगे और कुछ कंडीशन दे देंगे तब जाके करंट फ्लो हो सकता है। और उसके पहले माइकल फैराडे ने ये किया था। अब इसका ही जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट था वो है कैथोड रे ट्यूब। ओके, वही हम लोग पढ़ेंगे, CRT, कैथोड रे ट्यूब। आ जाओ कैथोड रे ट्यूब, ये आ गया कैथोड रे ट्यूब। ये देखो, ये है कैथोड। ओके, ये क्या है? कैथोड। और ये क्या है? एनोड। तो कैथोड के साथ कौन सा टर्मिनल अटैचमेंट होगा? एक बैटरी होगा ना। ये देखो, ये वायर है, ये एक वायर है। और ये वायर किसके साथ कनेक्टेड है? प्लस माइनस बैटरी, ये माइनस ये प्लस। ओके, ये क्या है? पावर सप्लाई या बैटरी। तो इसने क्या किया? इसने एक चार्ज दिया, उसमें भी वो प्लस चार्ज दिया। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हुआ था ये वैक्यूम करना पड़ेगा। वैक्यूम बोले तो सक्शन करना पड़ेगा सो दैट इसमें बहुत लो प्रेशर हो। ओके, द प्रोसेस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इधर से एक रे आया था। उसके पीछे रीजन क्या था? सब तो ठीक है, इससे या ऐसा ऐसा हुआ था। उसके पीछे रीजन हमें आप पता है, पहले विलियम क्रूक्स को पता नहीं था क्या हुआ था, इसके बीच में ऐसा क्या हुआ था सो दैट ये रे आ गया। एक्चुअल में इसमें होता है हाइड्रोजन एटम। ये मान लो एक हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन में ये होता है न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसमें अगर माइनस दे दूं, क्या दे दूं? कैथोड में माइनस, और एनोड में क्या कर दूं? प्लस। तो ये जो माइनस है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और ये हमें पता है ना प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, और ये माइनस को ये प्लस अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन जो गैस एलिमेंट था, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी गैस पार्टिकल हो, तो उससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, हर एक गैस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, हर एक गैस पार्टिकल से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कोई कहते हैं कैथोड रे। ओके, इसका नाम कैथोड रे क्यों आया था? क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि रे इधर से इधर आएगा। हाँ आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। इसलिए लोगों ने सोचा ये कैथोड से कुछ आ रहा है। बट कैथोड से कुछ आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। कहां से? गैस पार्टिकल से आ रहा था। और जो आ रहा था वो था क्या? इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑलराइट। अब ये है रियल लाइफ एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ये सब किया था कौन? जे थॉमसन। जे थॉमसन 1897 में जे थॉमसन ने क्या डिस्कवरी किया था? इलेक्ट्रॉन। विलियम क्रूक्स ने देखा था, बट जे थॉमसन ने उसको और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, उसका प्रॉपर्टी चेक किया था। जे थॉमसन ने पहली बार एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट? ये देखो, ये है कुछ सिंबल है, क्रिश्चियन का सिंबल है। तो उसने क्या किया था? उसको पता था कि कैथोड से कोई रे आ रहा था। तो इस पॉइंट में कौन है? इस पॉइंट में कैथोड है मान लो, और इस साइड में कुछ एनोड रख दिया। तो रे कहाँ से आएगा? कैथोड से एनोड की तरफ। अभी ये जो सिंबल है क्रिश्चियन सिंबल, ये क्या हो रहा था? इसके बाद हम लोग अगर चेक करेंगे, इसका कुछ शैडो आ रहा था। ये शैडो रे में भी आता था। ओके, और इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो या कैथोड रे फ्लो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन फ्लो हो रहा है। स्ट्रेट लाइन फ्लो नहीं होगा तो कैसे इसका शैडो होगा? अच्छा, और इसमें रे क्यों आ रहा था? इनविजिबल होना चाहिए था,
बट इनविजिबल है, इलेक्ट्रॉन का रे इनविजिबल है, बट हम लोग अगर इस ग्लास में ZnS यूज कर देंगे, क्या, जिंक सल्फाइड का एक कुछ यूज कर देते हैं इसके ऊपर, सो दैट ये कलरिंग शो करे। इलेक्ट्रॉन जब जाके इसमें हीट करेगा ना तो क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। आप सोचो ये जो सॉलिड मटेरियल है, इस सॉलिड मटेरियल की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या इस गिलास में हीट कर सकता है? नहीं कर सकता है। जिस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन हीट नहीं कर पाएगा उस पोर्शन में कोई कलर शो नहीं करेगा, वही मुझे क्या दिखाई देगा, शैडो। मान लो ये है कोई सॉलिड बॉडी, इधर से आ रहा है रे, तो रे इधर से आ रहा है, रे बोले तो फोटोन पार्टिकल, इसका मतलब फोटोन पार्टिकल इसमें ये जो वॉल है, इसमें जो वॉल है उसमें क्या हिट कर सकता है, इसलिए तो हमें क्या मिलता है, इसका शैडो मिलता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जो लाइट में भी प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी, मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ कैथोड रे, शैडो हो सकता है कैथोड रे की वजह से। कैथोड रे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। ये एक रिजल्ट मिला, ये एक रिजल्ट मिला, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था, नोट कर लो। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, शो कैथोड रे प्रोड्यूसेस ए हीटिंग इफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैथोड रे में हम लोग नहीं किया था, वो जे थॉमसन ने किया था पहली बार। हम लोग भी ये कर सकते हैं, अगर एक प्रॉपर लैब मिले तो हम लोग ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो कैथोड रे के इधर कौन है, ये एक पेपर है, क्या है, एक पेपर है। मान लो सनलाइट के आगे कोई एक पेपर है, हम लोग क्या किया, एक माइक्रोस्कोप से उससे हीट किया तो क्या होगा, जल जाएगा, हीटिंग हो, इसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रे में भी यही चीज हुआ था। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एक काइनेटिक एनर्जी है, नहीं तो हीट आएगा कहाँ से। इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ mv², इस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट टू हीट। इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन को हाई वेलोसिटी में एक्सेलरेट करना पड़ेगा, सो दैट काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। ओके, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कैथोड रे। अच्छा, अब क्या किया, अब जे थॉमसन ने किया, इस साइड में कोई पॉजिटिव टर्मिनल यूज किया और इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल। उसने देखा ये जो कैथोड रे है ना, ये अब सीधा नहीं जाएगा, ये क्या कर रहा था, ये थोड़ा बेंड कर, ये बेंड क्यों किया था, बेंड किया था। अब कैथोड जे थॉमसन ने सोचा ये बेंड किया, कहाँ बेंड किया, पॉजिटिव टर्मिनल में बेंड किया। इसका मतलब कैथोड रे का कुछ प्रॉपर्टी होगा जो नेगेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो कौन सा प्रॉपर्टी आ गया, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कैथोड रे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहते हैं प्लस प्लस प्लस, कोई भी चार्ज है, इधर प्लस प्लस है और इधर माइनस माइनस यूज किया। अगर सिर्फ प्लस प्लस यूज करेंगे तो कैथोड रे इसकी तरफ बेंट होगा, अगर माइनस माइनस सिर्फ यूज करेंगे तो रिपल्शन होगा। इसका मतलब इस कैथोड रे में कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज है। ओके, कैथोड रे में बी नेगेटिव आयोन। ओके, ये सब तो एक्सपेरिमेंट के बाद आया था। अच्छा, इसका मतलब केमिस्ट्री का बेसिक एक्सपेरिमेंट है। केमिस्ट्री का आज पहला लेक्चर है और पहला लेक्चर में हर एक प्रॉपर्टी किसके ऊपर आ रहा है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग देख सकते हैं क्या, इम्पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। बेस, केमिस्ट्री का बेस ही है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट देगा वही होगा फाइनल। ओके, अब क्या है, कैथोड रे डेविएटेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे लाइक NS, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल के वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बेंड हो जाता है। ओके, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में ये क्यों बेंड करेगा, क्या होगा, ये हम लोग क्लास 10 में सीखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी चार्ज सर्कुलर मोशन करता है, ये क्लास 10 में आएगा, मतलब इसका एक कुछ इफेक्ट है। ओके, तो कैथोड रे डेविएटेड ड्यू टू नेगेटिव फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। कैथोड रे कॉन्जिस्ट ऑफ नेगेटिव पार्टिकल होगा ये, कैथोड रे कॉन्जिस्ट ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। ओके, इसके बाद ही
जे थॉमसन ने एक क्या किया, जर्नल रिसर्च पेपर पब्लिश किया था और बोला था मुझे कुछ मिल गया। क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन मिल गया। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन मिला नहीं था, इलेक्ट्रॉन तो था ही पहले। इसने क्या किया था? खोज किया था, खोज। इसको ही तो कहते हैं डिस्कवरी, इन्वेंट थोड़ी किया था। ओके, अब आ जाओ। ठीक है, नोट कर ले। ये नोट किया था, ये। अब ये क्या है भाई साहब? ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये वही है, कैथोड रे ट्यूब। ओके, तो कैथोड रे ट्यूब का एक एप्लीकेशन क्या है? कैथोड रे ट्यूब का एप्लीकेशन है, सबके घर में एक टीवी है। तो टीवी का जो साइज है ना, अभी तो फ्लैट टीवी आ गया। पहले में जो टीवी था उसका शेप क्या था? उसका शेप ऐसा कुछ था, टीवी, कंप्यूटर। ओके, जिसमें भी कोई मॉनिटर है उसका शेप क्या था? ऐसा था। तो इस मॉनिटर में, इस स्क्रीन में जो कलर आता है ना, डिजिटल कोई भी कलर आएगा, कोई भी हीरो घूम रहा है डिजिटल कलर, ये कलरिंग आता कहाँ से? ये कलरिंग आता है कैथोड रे ट्यूब से। ओके, ये एक एग्जाम्पल है रियल लाइफ का। ओके, बट इसका कोई मेरा पर्पस नहीं है इसमें, ये टीवी लिख के छोड़ दो। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ था? ये है माइनस। ओके, और ये क्या है? प्लस। प्लस के साथ क्या कनेक्टेड है? प्लस कनेक्टेड है। ये लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव। और अगर छोटा होगा तो क्या कहते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस प्लस ने इसको प्लस दिया था, ये माइनस ने इसको माइनस दिया था। तो इस गैस पार्टिकल की वजह से कैथोड रे कहाँ से कहा जाता है? कैथोड से एनोड की तरफ। अच्छा, ये कैथोड है, ये एनोड है। अब रे आया था स्ट्रेट। ओके, और हम लोग क्या कर दिया? एनोड में एक होल कर दिया सो दैट रे पास कर जाए। रे आएगा, पास करेगा, पास करने के बाद कुछ रे सीधा जा सकता है। अब हम लोग क्या किया ना, हम लोग इसके पास कोई एक प्लस माइनस टर्मिनल डाल दिया, तो बेंड क्या करेगा? प्लस टर्मिनल डालने से प्लस की तरफ बेंड करेगा। ओके, अब उसके बाद देखा कि इसको सीधा रखना है, तो सीधा कैसे रख सकता हो? तब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूज किया कि नेट रिजल्टेंट सीधा जाए। इसका मतलब ये रे इधर आएगा, सीधा आएगा, और एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक सर्कुलर मोशन होता है। वो जो रे है ना, रे इसमें सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर स्पॉट दिखाएगा। ये इन फ्यूचर बहुत डिटेल्स में पढ़ सकोगे। अभी मेन पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जो मैं बोर्ड में लिखूँ ये आउट ऑफ सिलेबस है, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज इनटू ई। जैसे ग्रेविटेशन का फोर्स क्या था? m इंटू जी था। ओके, तो इस m का काम कौन करेगा? भी चार्ज करेगा। और g का कौन काम करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इज ओके। और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से b डिनोट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इसका फोर्स होता है चार्ज वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, v लिख दो। ये दोनों फोर्स इक्वल होगा तब जाके ये जो रे है ये स्ट्रेट जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते? हम लोग लिख सकते Q इक्वल टू क्यू वी बी, और ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन होगा तो हम लोग और भी चीज़ लिख सकते हैं, mv²/r। ये सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है। ये क्या होगा? QE का इक्वल होगा। उसके बाद हम लोग QE को हम लोग क्या लिख सकते हैं? QE को QVR लिख सकते हैं। क्या कहते हो? QVR mv² इक्वल टू QE मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये क्या होगा? QVB। मैंने क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर मोशन होता है। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये वेलोसिटी कटेगा, तो mv/r इक्वल टू क्या है? QV है। और QV का वैल्यू उसमें क्या था? ओके, वेलोसिटी का वैल्यू इस फॉर्मूला से वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? E/v होगा। क्या कहते हो? ये चार्ज काटेगा तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? E/v
बी होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वेलोसिटी इसमें पुट कर देंगे, तो क्या होगा, तो होगा एम, क्या हो रहा है देखो, एम ई बाई बी डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू क्यू बी। तो एम बाई चार्ज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू, सॉरी क्यू नहीं होगा, क्यू इधर आ रहा है, बी आर होगा, और ये बी ऊपर जाएगा तो बी स्क्वायर आर बाई ई होगा। ओके ओके, बी स्क्वायर आर बाई ई। आप सोचो हम लोग एक्सपेरिमेंट किया था तो हमें बी का वैल्यू पता होगा, यस और नो, यस पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किया था, पता होगा, यस। वो जो रे स्पोर्ट रेडियस जो होगा ना, जो रेडियस, वो भी हमें पता होगा। तो इसका मतलब ये सब कुछ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये सब कुछ फाइंड करने के बाद वो जो थॉमसन, जे थॉमसन था, उसके पास एक वैल्यू मिला था, ये एम बाई क्यू मिलेगा तो क्यू बाई एम भी मिल सकता है, ये वैल्यू है। ये क्या है, ई बाई एम का वैल्यू, जो एनसीईआरटी में लिखा है, बट उसका रीजन एनसीईआरटी ने नहीं दिया था, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कॉन्सेप्ट था। ये क्लास 11 में भी बुक में नहीं होगा कैसे आया था, बट ये लिख लो, मतलब ये क्या है, प्राइसलेस कंटेंट है, लिख लो कि ई बाई एम का वैल्यू कहाँ से आया। कोई भी टीचर से पूछ लो ई बाई एम कहाँ से आया, नहीं बोल सकता। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, ओके, विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब आ जाओ, ये क्या है, ऑयल स्प्रेड इन फाइन ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, रॉबर्ट मिलिकन 1909। जे थॉमसन का जो टाइम था वो था 1897। 1897 के बाद ऑलमोस्ट 12 ईयर बाद कौन आया था, रॉबर्ट मिलिकन। ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको सैल्यूट करो कि इसकी वजह से एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। जे थॉमसन, विलियम क्रूक्स, माइकल फैराडे, रॉबर्ट मिलिकन। 1909 में रॉबर्ट मिलिकन एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था, सेटअप क्या था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ऑयल का ड्रॉप होगा, ओके। क्या था एक्सपेरिमेंट, कभी सैलून में गए हो, सैलून में क्या करते हैं, एक स्प्रे करता है, और उस स्प्रे में जो वाटर पार्टिकल आता है, जो बाल में लगता है, तो वाटर पार्टिकल क्या होता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है। इसके लिए उसको क्या चाहिए, उसके लिए एक स्प्रे चाहिए, ये टाइप का स्प्रे। परफ्यूम में क्या होता है, परफ्यूम लिक्विड फॉर्मेट में होता है, वो जो लिक्विड फॉर्मेशन कहाँ होता है, कंटेनर के अंदर। अब हम लोग जब स्प्रे करते हैं वो क्या होता है, एटोमाइज हो जाता है, मतलब गैस पार्टिकल में फॉर्मेट हो जाएगा। ये वही है, इसके अंदर क्या है, ऑयल है। इससे हम लोग क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, स्प्रे करेंगे, क्या होगा, एटोमाइजेशन होगा, पार्टिकल अलग 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 हो जाएगा। क्लियर हो गया ये। उसके बाद हम लोग एक फिल्टर यूज किया। ये फिल्टर क्यों यूज किया, मान लो बहुत बड़ा पार्टिकल निकल गया गलती से, तो वो जो ज़्यादा एक अमाउंट ऑफ सरफेस है या अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है ऑयल पार्टिकल का, उससे ज़्यादा होगा तो फिल्टर क्या कर लेगा, उसको रोक देगा, और इसके अंदर वही पार्टिकल जाएगा जिसका साइज बहुत छोटा होगा। अब पार्टिकल ये देखो, ये बहुत सारा ऑयल पार्टिकल आ रहा है, तो ये ऑयल पार्टिकल कहाँ से निकलेगा, ये फिल्टर से। ये एक्चुअल में परफेक्ट डायग्राम नहीं है, परफेक्ट डायग्राम एक्चुअल फिल्टर ऐसा कुछ होता है, उस फिल्टर से नीचे गिरेगा। ओके, अब देखो प्रिंसिपल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इम्पोर्टेंट है, ऑयल ड्रॉप आ गया। अब ये ऑयल ड्रॉप कहाँ है, ऑयल ड्रॉप इधर है, इधर ऑयल ड्रॉप कहाँ है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। अच्छा, ऑयल ड्रॉप ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, ऑयल ड्रॉप ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, ड्यू टू mg। इस ऑयल ड्रॉप में नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है, mg, ओके। उसके मास की वजह से ऑयल ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरेगा। अब हम लोग क्या किया, अब हम लोग एक्सरे भेजा, एक्सरे एक रे है जिसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। ये एक्सरे क्या करेगा, एक्सरे करेगा क्या, मान लो ये है क्या, ये है ऑयल पार्टिकल, ओके।
तो इस ऑयल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक्सरे क्या करेगा, एक्सरे करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर से निकल लेगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन तू बाहर आ जा। ओके, एक्सरे में एनर्जी होता है तो इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भागो इधर से। इलेक्ट्रॉन जब भाग जाएगा, मान लो ये ऑयल था, तो अब ये मान लो जेट था, ये न्यूट्रल था पहले, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेट प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाता है तब इसका चार्ज क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके ठीक है, अब प्लस हो गया तो इसका मतलब अब ऑयल ड्रॉप का चार्ज क्या है, प्लस है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में, ये जो नीचे वाला सरफेस है ना, कंटेनर का जो नीचे वाला सरफेस है, उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, प्लस चार्ज डाल देंगे, सो दैट इस प्लस ऑयल ड्रॉप को रिपेल करे। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगा था, mg। अब ऊपर की तरफ क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। ये जो रिपल्सिव फोर्स, ये रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मास इनटू जी, मास का काम कौन करेगा, चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कौन कर रहा है, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड का काम ई कर रहा है। ये दोनों अगर इक्वल हो जाएगा ना, तो ऑयल ड्रॉप इधर रेस्ट में आ जाएगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर से नीचे गिर रहा है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होने से या कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा या रुक जाएगा। बट इस ऑयल ड्रॉप पार्टिकल का जब ऊपर से गिर रहा था तब इनिशियल वेलोसिटी जीरो था क्या, नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं था, इसलिए फाइनल वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगा। ये मतलब कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा। बुक में लिख देता है, जब हायर स्टडी बुक पढ़ोगे उसमें लिख देता है कि ये रुक जाता है, एक्चुअल में रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं था। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो वही कहता है, कोई पार्टिकल अगर मोशन में जाएगा, बाहर से नेट फोर्स जीरो होगा, वो पार्टिकल उस मोशन में ही कंटिन्यू करेगा। तो बाय द वे, तो इससे हमें क्या मिल गया कि हम देख सकते हैं पार्टिकल रुका है तो रुक जाएगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल होगा तब जाके ये पॉसिबल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg इक्वल टू q इंटू ई, सही है। तो q का वैल्यू क्या होगा, mg बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचो, हमें m का वैल्यू पता है, एक एक ऑयल डप का मास क्या होगा हम लोग मेजर कर सकते हैं, स्प्रे करके देखेंगे इसमें कितना आ रहा है, कितना स्प्रे पार्टिकल है, उससे हम लोग एम आराम से फाइंड कर सकते हैं। जी सबको पता है जी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यूज किया था, वोल्टेज, वोल्टेज किसने यूज किया था, हम लोग। तो हम लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वोल्टेज से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो ये सब हमें पता है। अब जब उसका नाम क्या था, मिलिकन, जब ये सब वैल्यू पुट कर करके लाखों बार एक्सपेरिमेंट कर करके जब वैल्यू चेक किया था, तो उसको एक वैल्यू देखा था कि Q का वैल्यू कभी ऐसा आ रहा है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कभी Q का वैल्यू आ रहा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कभी Q का वैल्यू आ रहा है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। यस, कभी उसको ये लग रहा, ये मिल रहा था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अब उसने देखा कि हर एक वैल्यू में कुछ रिलेशन है, और Q का वैल्यू मिनिमम ये आया था, Q का वैल्यू मिनिमम ये आया था, इससे तो डिक्रीज नहीं हो रहा था और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। तो अब ये जो Q1 है ना, ये मान लो Q1, ये मान लो Q2, ये मान लो Q3, तो Q3 का वैल्यू एक्चुअल में क्या है, Q3 का वैल्यू 2 इंटू Q0 है, 1.6 का मल्टीप्लिकेशन 2 करेंगे 3.2 मिलेगा। Q2 का वैल्यू क्या है 3 इंटू Q0, Q1 का वैल्यू कितना है 4 इंटू Q0, सॉरी ये 5.4 नहीं होगा, ये 6.4 होगा,
4 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये क्या हो रहा है 4q0, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ जनरल टर्म, ये जनरल चार्ज को ही कहते हैं मिनिमम चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ही तो ये आएगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसमें एक चार्ज आ रहा था। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इसमें चार्ज कितना होगा 3.2 × 10⁻19। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐसा एक पार्टिकल है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। मैथमेटिक्स में आएगा ना इंटीजर, Q × N × E, ये है Q का वैल्यू। कोई भी दुनिया में कोई भी चार्ज, जितना भी चार्ज है उसको हम लोग नोटेशन ऐसे डिनोट करते हैं कि N × E, और E का वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आया कहाँ से, रॉबर्ट मिलिकन एक्सपेरिमेंट से। मजा आया? ये देखा, ये क्या लिखा है, टेलीस्कोप आई पीस, मतलब वो जो ऑयल ड्रॉप था ना उसका मूवमेंट चेक करने के लिए तुझे तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है अंदर, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं, टेलीस्कोप आई पीस, सो दैट हमें पता चले कि हाँ आप जाके ऑयल ड्रॉप रुक गया या कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है। सब ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ब्लास्ट प्लेट, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ब्लास्ट प्लेट होता है, चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन, ये सब होता है। चलो ये टर्मिनल में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अगर ऑयल ड्रॉप से तो मिलेगा क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी पता था, ये एक्सपेरिमेंट में एम तो ऑयल ड्रॉप का ही मास था। ये जो डायग्राम उन लोग जो दिया था ना पिन होल, वो पिन होल एक नहीं होगा, ऐसा बहुत छोटा छोटा पिन होल होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग फिल्टर, ऐसे फिल्टर यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने बोला कि मुझे एक पिन होल से ऑयल ड्रॉप को पास करना है तो एक पिन होल कर सकते हैं, उससे क्या होगा, उससे फायदा होगा कि टेलीस्कोप से उसको, मतलब टेलीस्कोप से देखेंगे तो उसको लगेगा कि एक लाइन, एक बीम ऑफ पार्टिकल निकल रहा है, तो इसलिए हम लोग पिन होल एक कर सकते हैं, इसलिए डायग्राम इसमें एक गया था। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारा पार्टिकल गिरेगा तो ऑब्जर्वेशन के टाइम बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, ये समझाने के लिए था, और एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के लिए पिन होल ही हम लोग यूज करेंगे, एक छोटा सा पिन होल। अभी इस पेज में देखो E/m का वैल्यू कितना है 1.78 × 10⁻11, और रॉबर्ट मिलिकन ने क्या बोला था, E का वैल्यू कितना होता है, E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, तो हम लोग मास को ऐसे लिख सकते हैं क्या, E/m, क्या कहते हो, E/m, m ऊपर जाएगा E काटेगा, ऐसे लिख सकता हूँ। E का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और E/m का वैल्यू कितना है 1.78 × 10⁻11। तो इसको कैलकुलेट करने से ये आ रहा है कितना 10⁻19 11 30 आ रहा है, और इसको कैलकुलेट करने से आएगा 1.6 0.91 के आसपास। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9.18 × 10⁻31 kg। देखो बुक में लिखा है, क्या लिखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये आया कहाँ से, आसमान से टपक गया क्या, नहीं, सबके पीछे रीजन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, सब होता है। लिखा है बुक में क्यों आया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो। आप देखो यूगेन गोल्डस्टेन 1886, अच्छा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था 1897, उसके पहले ये डिस्कवरी ऑफ एनोड रे हो गया था। यूगेन गोल्डस्टेन ने ये ऑब्जर्व किया था। ये क्या था, मान लो ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, सीधी बात।
ओके, अब इसमें क्या था, गैस पार्टिकल था। अब इस गैस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक जेड प्लस चार्ज हो जाएगा, एक जेड प्लस चार्ज होगा और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होगा, एनोड की तरफ, और हमें लगेगा कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है कहाँ से, हमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है कैथोड से, इसका नाम क्या है, इसलिए कैथोड रे। जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका नाम क्या होगा, कैथोड रे। ओके, अब ये प्लस भाई सब क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था पहले। इलेक्ट्रॉन तो आ गया तो, बट वो जो प्लस चार्ज है उसको तो अट्रैक्ट करेगा माइनस, तो ये माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा ना, तो माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो जेड प्लस का मूवमेंट क्या होगा, कैथोड की तरफ, और कैथोड में बैठा हुआ एक आदमी को लगेगा कि रे कहाँ से आ रहा है, एनोड से आ रहा है, तो उस रे का नाम क्या देंगे, एनोड रे। सही है, एनोड रे। तो एनोड रे में कौन जाता है, एनोड रे में एटॉम जाता है, क्या जाता है, एटॉम। ओके, अब मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट जो किया हाइड्रोजन से किया, तो हाइड्रोजन क्या होता है, 1H1, एनोड रे में कौन जाता है, एटॉम जाता है, एटॉम। ये 1H1 में क्या होता है, 1H1 में होता है 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रहता है हाइड्रोजन में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो रे हो रहा था, ये अगर कैथोड रे है, कैथोड रे है, तो प्रोटॉन का जो रे होगा वो क्या होगा, एनोड रे होगा। अब इसका चार्ज न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है। इसका मतलब मैं अगर Q प्रोटॉन का बोलूँ, ये क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्विवेलेंट होगा, नहीं तो दोनों मिलके कैसे न्यूट्रल होगा, दोनों का चार्ज का अमाउंट सेम होगा, उसके बाद ही तो ये पॉसिबिलिटी हुआ था। इसका मतलब इन दोनों का चार्ज का वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, याद रखो काम आएगा। ये यूगन ने ये सब कुछ नहीं किया था, यूगन ने डिस्कवरी किया था कि ऐसा कोई ये रे आ रहा था एनोड में, उसका नाम एनोड रे। बाद में जब जे थॉमसन ये सब डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन में, तब साइंटिस्ट लोगों ने पागल हो गया था, और सोचा था अच्छा एनोड रे में भी ये सब हो सकता है, एनोड रे भी ये सब कैलकुलेशन हो सकता है, एनोड रे में भी चार्ज का वैल्यू इतना हो सकता है, और ये चार्ज का वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट एक के लिए माइनस होगा, एक के लिए प्लस होगा। सही है, और उसके बाद वही एनोड रे को हम लोग कैथोड रे ट्यूब में गोल गोल घुमा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, तब जाके हमें E/m का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे थॉमसन को भी मिला था इलेक्ट्रॉन में E/m मिला था ना। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद सिमिलर कैलकुलेशन एनोड रे में भी करेंगे, E/m का वैल्यू मिल जाएगा 9.99 इंटू 10⁻⁷। उसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, तब जाके MP मिल जाएगा। E का वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹, और E/m का वैल्यू क्या मिला, 9.99 इंटू 10⁻⁷। क्या कहते हो, अब ये 10⁻19 और 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 26 kg। 1.6 डिवाइडेड बाई 9.99, ये तो 10 है, 10 लिख दो ना, तो इसका वैल्यू होता है 1.67, 0.167 होता है, नीचे 10 है ऑलमोस्ट। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है किसका मास, प्रोटॉन का मास होता है। ओके, इसको हम लोग अगर ग्राम में लेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझ आया पूरा चीज, ओके ओके, ये मुझे काम आएगा। मोल कॉन्सेप्ट है इस टर्म 1 में, मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है।
इसका वैल्यू भी बुक में दिया होगा एनसीईआरटी में, मास ऑफ प्रोटॉन, सब नोट कर लो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन था 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ओके, 24 ग्राम था और केजी में 27 था। और अब क्या हुआ, उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ठीक है, अब उस टाइम साइंटिस्ट लोगों ने सोचा ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, ये 10⁻27, ये 31 और ये 9.1 है। तो ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं करूँ तो क्या आ रहा है 1.67 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, इसको डिवाइड करो, ठीक लिखा, ओके ठीक लिखा। तो ऊपर जाएगा तो 10⁻31 हो जाएगा, ये 10⁻27 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.67 0.167, ठीक है 0.167, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ रहा है 10⁻27 और 9.1 को मैंने 10 यूज़ कर दिया। ये 31 और 10⁻27 10⁴ आ रहा है ना, और ये 0.167 आ रहा है ना। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 10⁴ टाइम्स। 10⁴ टाइम्स मीन्स बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। ओके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो मान लो एक एटम है, क्या है, एक एटम है। तो इस एटम का मास ऑफ एटम क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और हम लोग जब एक्सपेरिमेंट किया था, एटम का मास और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ मास दोनों क्या था, सेम था। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का सेम था। बट ये एक्सपेरिमेंट बाद में फेल हो गया था। लोगों ने सोचा था कि इलेक्ट्रॉन है और बीच में कोई एक पॉइंट में प्रोटॉन है। अब 6C12 ये क्या है, कार्बन है। कार्बन का जब एक्सपेरिमेंट किया था तो मास ऑफ कार्बन, एक्सपेरिमेंट में देखा गया मास ऑफ कार्बन इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब साइंटिस्ट लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बिना भी कोई और दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है। अब एक रिक्वायरमेंट आ गया साइंटिस्ट लोगों के पास कि ढूंढो, किसको ढूंढो, न्यूटन, कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम था न्यूटन, अभी आएगा, न्यूटन को ढूंढो। ओके, अब अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 6C12, ये कार्बन का एक स्ट्रक्चर है, ये 6 होता है एटॉमिक नंबर, 12 होता है मास नंबर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो बाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मास ऑफ एटम ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी डिस्कवरी में मेन
पर्पस ये होता है, साइंस पढ़ रहे हो, साइंस स्टार्ट किया पढ़ना, तो एक तो पर्पस होना चाहिए। तो ये डिस्कवरी क्यों होगा, उसके पीछे तो कोई रीजन था। साइंटिस्ट लोगों ने तो सोचा कि ये हो गया, देखो मास ऑफ एटम ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब कोई कुछ है, उसको डिस्कवरी करो। ओके, तो इसलिए 1930 के बाद वो टाइम था, ये साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके बोला था, ये बहुत लंदन में ये सब चलता था, लंदन में। तो लंदन के पास लंदन में उस टाइम जितना भी साइंटिस्ट था वो सबको दुनिया में जितना भी लोग हैं सबको बोल दिया था कुछ तो ढूंढो। वो टाइम था 1932। साइंटिस्ट का नाम था जेम्स सैडविक। ओके, नाम तो सुना ही होगा। जेम्स सैडविक क्या किया था, डिस्कवरी किया था, डिस्कवरी किया था किसका, ऑफ न्यूट्रॉन का। ओके, न्यूटन का। उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, नाइनटीन 1932 जेम्स सैडविक एक्सपेरिमेंट किया था। उससे एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, बेरिलियम, क्या है ये है बेरिलियम। तो बेरिलियम के साथ, बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्ड किया था। बॉम्बार्ड मतलब हीट किया था इसको, बॉम्बार्डिंग मतलब उसको ऊपर हाई वेलोसिटी से कोई पार्टिकल को ऐसे बोर्ड में अगर फेंक दूँ तो उसको कहते हैं क्या, बॉम्बार्डिंग। तो बेरिलियम के साथ हम लोग क्या किया था, पहले अल्फा पार्टिकल आया, क्या आया, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल एक अल्फा प्लस होता है, अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में होता है 2 हीलियम 4। ओके, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल, 2 हीलियम 4। अभी अल्फा पार्टिकल के साथ रिएक्शन क्या हुआ था, बेरिलियम। तो बेरिलियम के रिएक्शन होने के बाद ये क्या हो गया था, बेरिलियम प्लस हो गया था, प्लस 0N1 ऐसा कुछ एलिमेंट मिल रहा था। ओके, ये पार्टिकल हिट करने के बाद कुछ रे निकल रहा था, क्या, कुछ पार्टिकल निकल रहा था। इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल में ये एक्चुअल में क्या होता है, ये हम लोग आप समझ सकते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था, सुनो, ये था एक्चुअल में ये होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। और आउटर ऑर्बिट में क्या होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो हमें पता है ना। अब अल्फा पार्टिकल ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल ने इधर से आया तो बहुत हाई वेलोसिटी से आया। आप सोचो सेंटर में है प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। बाहर से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसका भी चार्ज है पॉजिटिव, दोनों कॉलिशन कर सकते हैं इजीली क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा। बट हम लोग अल्फा पार्टिकल को बहुत हाई वेलोसिटी से फेंका सो दैट उसका काइनेटिक एनर्जी इसको तोड़ सकते हैं और उसको हीट कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए हम लोग अल्फा पार्टिकल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये अल्फा पार्टिकल आया कहाँ से, अल्फा पार्टिकल आया कोई एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट से, ये हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। ओके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसके अंदर क्या होता है, कोई रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट का नाम बोलो, कुछ आता है, यूरेनियम, बेरियम, रेडियम। मान लो यूरेनियम है 92-238। ओके, ये क्या होता है, ये होता है एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट। इससे अल्फा पार्टिकल निकलता है और हाई वेलोसिटी से निकलता है। और उसके बाद ये जो निकला ना 0N1, इसको मेज़र किया,
एक एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट का वैल्यू कितना आया था, ऑलमोस्ट 1.67 इंटू 10⁻27 kg, जो प्रोटॉन का जो मास था उसका ऑलमोस्ट इक्वल था। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ कोई एक एलिमेंट जिसको हमें मिला था, जो मिला था वो था न्यूटन, तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूटन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इन तीनों मास को अगर मैं इक्वल कर दूं तब जाके इक्वल हुआ था किसके साथ, मास ऑफ एटम के साथ। उसके बाद दुनिया को शोर मचाया, दुनिया को शोर मचाया कि देखो हम लोग डाल्टन का जो थ्योरी था एटम को हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, वो हम लोग तोड़ के दिखाया। इसका मतलब एटम में क्या होता है, बहुत पहले डाल्टन ने क्या बोला था, 1808 के आसपास बोला था एक एटम ऐसा एक एलिमेंट के उसको हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ के दिखाया। न्यूक्लियस को भी तोड़ के दिखाया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब आ गया। तो हम लोग अगर लास्ट पेज में इसको समराइज करेंगे तो हम लोग क्या किया, हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, सबका मास, हाँ, ए न्यूट्रॉन और कौन है, इलेक्ट्रॉन। पहले बोलो मास क्या क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻ kg। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब एक काम करते हैं, मास ऑफ चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और इसका चार्ज क्या होता है, न्यूटन का चार्ज, न्यूटन का चार्ज कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, नहीं तो एटम कैसे न्यूट्रल होगा, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, सेम होता है बट ऑपोजिट इन साइन होता है। तो 100% एक एटम जो है, ये एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का सेम होता है, तो 100% न्यूट्रॉन को क्या होना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए। मान लो एक घर में एक बच्चा है और उसका मम्मी भी है, तो दोनों गुस्सा हो गया। ये बोल रहा है मुझे आज बाहर जाना है, खेलना है, कूदना है, पार्टी करना है, और मॉम बोल रहा है नहीं तुम पढ़ाई करो। तो इसका मतलब मॉम क्या कर रहा है, पढ़ाई करने बोल रहा है। तो मान लो ये मॉम का जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव काम करने के बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, नेगेटिव। तो बट इन दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गया, बेटा और मॉम के बीच में। अब मार्केट में कौन आया, अभी पापा आ गया। तो पापा को क्या करना पड़ेगा, ये लड़ाई को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा। इसका मतलब कोई घर में एक आदमी पॉजिटिव, एक आदमी नेगेटिव होगा तो तीसरे आदमी को क्या होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूट्रल अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये घर या होम अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन का चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, नोट कर लो। लास्ट और एक चीज़ पर आएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, एटम का रिप्रेजेंटेशन। ये कोई भी एटम है, XYZ नाम का ये नाम है, कोई भी एटम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी हो सकता है। अभी कोई एटम में ये नीचे एक टर्म लिखा होगा, इस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, इस टर्म का नाम होगा, ये जो Z है ना, इसको कहते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है इस एटम में कितना
नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन होगा। ओके, और क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो अनस्टेबल हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये क्या है, ये है मास नंबर। तो ये क्या है, मास नंबर। इस मास नंबर में कौन है, इस मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या कहते हो, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को मिल के जो मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए कहेंगे। इसका मतलब इस ए का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले तो जेड, तो ए का वैल्यू किसका इक्वल होगा, जेड का इक्वल होगा प्लस न्यूटन का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो 6C13, इसमें सब फाइंड करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर, पहला नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, जेड का इक्वल होता है, तो ये कितना है 6 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 6 होगा, और नंबर ऑफ न्यूटन कितना होगा, पहले मास नंबर बोलो, ए का वैल्यू कितना है, मास नंबर का वैल्यू क्या होता है, हाँ, तो ये 13 होगा। ओके, इस 13 में कौन कौन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूटन होता है, तो नंबर ऑफ न्यूटन का वैल्यू होगा 13 माइनस NP, तो 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब इस फॉर्मूला से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, n का वैल्यू होता है a माइनस जेड। ओके, इस बोर्ड में जो जो लिखा है नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोबार, आइसोटोप इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म। ओके, टाटा, बाय बाय।